बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस वीलॉग में मैं बड़े अहम हक़ाइक़ लेकर आया हूँ और शायद एक ही बात करूँगा इस पूरे वीलॉग में मैं, जो लाहौर में एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ। ये वाक़या हुआ दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ रेप का। अब अगर मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ और वो वीडियोज़ आप सुन लें जो उन दो ख़वातीन ने रिकॉर्ड करवाई हैं, तो आपके कानों से धुएँ निकल आएंगे। ये वाक़या कैसे हुआ, अभी काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली हैं। और यानी जिस तरह पंजाब हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है ना इस मामले पर मट्टी डालने के लिए, जितना वो जोर लगा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। और कितने ताकतवर लोग इसमें मुलव्वस हैं, आपको अगर अंदाज़ा हो जाए तो आपको घिन आना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान से जो गंद इन्होंने मारा है गुज़िश्ता 2 दिनों में। कहानी तो ये पहले से चल रही थी। ये ख़वातीन आती हैं, और ये क्यों आती हैं? वो इसलिए कि ये सिंगापुर में मौजूद थी, वहाँ पर इनकी रज़ा डार से मुलाकात हुई थी। ये ख़वातीन सरमायाकारी में दिलचस्पी भी रखती थी और काम शाम करती रहती थी। तो इन्हें एक बड़ी कंपनी, जी क्रिप्टो कंपनी है, उसके अंदर हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवा देंगे और ये होगा तो वो होगा। तो रज़ा डार ने इन ख़वातीन को घेरी डाली और उसके बाद इन ख़वातीन के वीज़े लगवाए गए। इसहाक डार का दफ्तर इस्तेमाल हुआ वीज़े लगाने के लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रज़ा डार इसहाक डार का नवासा है और इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान का। और वीज़े फराम करने के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है अगर एक वज़ीर के दफ्तर को आप इस्तेमाल करें। तो रज़ा डार ने इन दो ख़वातीन के वीज़े अरेंज किए, लेकिन इससे पहले इन दो ख़वातीन को इंस्टाग्राम के एक अकाउंट के ज़रिए से मुतासर किया गया। उस अकाउंट पे रज़ा डार, अली डार और बहुत सारे और लोगों की फ़ोटोएँ इनको ख़वातीन को दिखा के तो इनको कायल किया गया, देखें जनाब, और साबिक़ वज़ीर आज़म की फ़ोटोज़ भी कि देखें हमारे कितने ताल्लुकात हैं, हम हैं गवर्नमेंट, हमारा जनाब वहाँ सिक्का चलता है, हम बड़े मजबूत हैं, आप आएँ आपको पता चल जाएगा, आप आगे शशके देखें। यानी यही होता है ना कि आप आएंगे आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा और साथ में आप सरमायाकारी करेंगे तो आपको बड़ा मुनाफा भी मिलेगा। वो ख़वातीन थी, उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, मुनाफा मिल रहा है। और टिकट भी हो गए उनके, बाकायदा बुक करवाए गए, उन्हें जनाब वीज़े भी दिलवाए गए। फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची तो उन्हें प्रोटोकॉल मिला और रज़ा डार ने सिक्योरिटी गार्ड्स, बाकायदा आगे पीछे गाड़ियां, पूरा प्रोटोकॉल। फिर उनको इस्लामाबाद के एक बड़े होटल के अंदर रखा गया, फिर उन्हें नथिया गली भी ले जाया गया इन ख़वातीन को, और उसके बाद उन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर में इन ख़वातीन को DHA लाहौर में एक घर के अंदर पहुंचा दिया गया, काफ़ी बड़ा घर है, तो घर के अंदर पहुंचा दिया गया और वहां पे इनको जरगमाल बना लिया गया। अब जो ख़वातीन की कहानी है ना, वो जिन लोगों ने सुनी है वो कहते हैं जी हमारे आंसू नहीं रुक रहे जब हम सुनते हैं, तो हमें इतनी तकलीफ होती है। ये दो ख़वातीन हैं, एक का ताल्लुक नीदरलैंड से और एक का ताल्लुक वेनेज़ुएला से है। और जो इन बेशर्मों ने, बेगैरतों ने जो वेनेज़ुएला वाली खातून के साथ किया है वो एक्सप्लेनेबल ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। यानी गंद मारो तो इतना मारो कि उसको कोई बयान भी ना कर सके। यानी इन्होंने उस लेवल की गंदगी की जिसको यहाँ मैं सोशल मीडिया पे बयान भी नहीं कर सकता। मेरी फैमिली सुनती है मेरे वीलॉग को, और इतनी बड़ी फैमिली है, इसमें 6 मिलियन से ज़्यादा लोग तो आप हैं, और मेरे अपने घर वाले भी सुनते हैं, तो मैं एहतियात से बात करूँगा। इन्होंने बड़ी ज़्यादती की उन ख़वातीन के साथ, बड़ा जुल्म किया। वो दोनों ख़वातीन जो हैं वो अपने घर वालों से राब्ते में भी थी, जब वो निकली उस कंट्री से तब भी राब्ते में थी, जब पाकिस्तान पहुंची वो तब भी राब्ते में थी। और दूसरा उनके कुछ उसूल थे कि वो लाइव लोकेशन जो है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करती थी अपनी, ये ख़वातीन। और दूसरा जो एक खातून नीदरलैंड की रहने वाली है, वैसे तो ये स्पेन में रहती हैं, रिहाइश तो इन्होंने वहाँ पर रखी हुई है, लेकिन जो नीदरलैंड की खातून है उसने कोड भी रखा हुआ था डच ज़बान के अंदर। नीदरलैंड और जर्मनी साथ साथ है, तो वहाँ पर डच ज़बान बहुत बड़ी पैमाने पर लोग वहाँ बोलते हैं। तो डच ज़बान के अंदर उसने एक कोड रखा हुआ था कि अगर कभी मैं ख़तरे में हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो जब मैं आपसे बात करूँगी तो मैं ये कोड बोलूँगी, तो उससे आप समझ जाइएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब इन ख़वातीन को वहाँ पे रखा गया, इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, शीशे के साथ इनके साथ तशद्दुद किया गया, फिर इनके साथ जिनसी तौर पे ज़बरदस्ती बहुत जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई दोनों ख़वातीन के साथ, और मुतअद्दिद मरतबा इन लोगों ने जुल्म किया। और यानी FIR में कुछ भी नहीं है। FIR को अगर आप पढ़े ना तो FIR में 2 नंबरी है, और वो 2 नंबरी ऐसा लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर 2 नंबरी की है। FIR पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इन ख़वातीन ने जब अपनी फैमिली को बताया तो वहाँ से मामला एम्बेसी तक गया और बात खुल गई, रोला पड़ गया। जो लाइव लोकेशन थी वो भी उन्होंने शेयर कर दी, 15 मुतहर्रिक हो गई। पुलिस को कहा गया जनाब पकड़ो, रोला शोला पड़ गया, सारे इदारे मुतहर्रिक हो गए, और फिर जनाब छापा मार के ख़वातीन को वहाँ से बाजियाब करवाया गया। जब पुलिस ख़वातीन के पास पहुँचती है तो ख़वातीन तो पुलिस ही देख रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, यानी जहाँ ये जाते थे प्रोटोकॉल मिलता था, सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, बंदे होते थे आगे पीछे, तो उन्हें पुलिस पे भी यकीन नहीं आया। उन्हें लगा ये भी सारी जालसाजी है, इनके अपने लोग आए हैं, डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर पुलिस ने उन्हें बताया कि जनाब आपकी फैमिली का ये नाम है, ये वाला कोड आपने बोला था, ये सूरत हाल है, लिहाजा आप हम पे भरोसा करें, हम आपको आ गए, हमने आपको बाजियाब करवा लिया, आप कानून के महफूज हाथों में। फिर ये ख़वातीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इन ख़वातीन को वो फिर लेकर चले गए अपने साथ पुलिस वाले। फिर इन दोनों ख़वातीन ने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवाए
एक खातून जो है उसका जो बयान है वीडियो वाला, वेनेजुएला वाली जो खातून है उसका 1 घंटे और 6 मिनट का बयान है। जो दूसरी खातून है नीदरलैंड वाली, उसका जो बयान है वो 1 घंटे और 7 मिनट का बयान है। यानी 2.25 घंटे के बयानात इन दो खवातीन ने वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करवाए। और जब ये बयान रिकॉर्ड करवा रही थी तो दोनों खवातीन सारों कतार रो रही थी इनके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है। अब वो बातें जो इन्होंने वीडियो बयान में की मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मैं चले आपको मिसाल देता हूं। अगर आप बेहतरीन इंसानी हकूक के अलमबरदार है ना, और आप ये कहते हैं कि मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए, और आप ये कहते हैं कि किसी भी इंसान को अदालत से बाहर मार देना बहुत बड़ा जुर्म है और आप उसके मुखालिफ हैं, और आप ये कहते हैं कि सीसीडी जो भी कर रही है वो इंतहाई गलत कदम है, वो नहीं उठाना चाहिए, तो अगर आप वो वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लेना तो आप सीसीडी के दफ्तर के बाहर जाके हाथ जोड़ लेंगे कि इनको जान से मार दो और हमारे सामने मार दो। यानी ऐसा जुल्म तो फिल्मों में भी नहीं दिखाते जैसा जुल्म इनके साथ हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप बेहतरीन इंसान हैं और आप कानून और इंसाफ के मुताबिक चलने वाले बंदे, और आप कहते हैं कभी भी मावराए अदालत कोई काम नहीं होना चाहिए, अगर आप ये वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लें तो आप जाएंगे और आप सीटीडी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप इनको फुल फ्राई कर दें या आप इनके नेफे में पिस्तौलें तो फौरन चलाएं। ये आप करेंगे, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं जो हो रहा। अब नादरीन, ये खवातीन जो है इनकी फैमिली के साथ इनका रब्ता करवाया गया। ये लोग तावान भी मांग रहे थे, ज्यादती भी कर रहे थे, जबर भी कर रहे थे, तशद्दुद भी कर रहे थे। तो खवातीन ने जो मुकदमा दर्ज किया ना, मुकदमे में 2 चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब की गई, और उसके अंदर जो है ना वो एक डीआईजी कामरान साहब का नाम लिया जाता है कि डीआईजी कामरान फैसल साहब ये नून लीग के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं, बड़े ख़ास लोगों में से हैं शरीफ ख़ानदान के। तो जो कामरान फैसल साहब हैं उनके बारे में ये एलिगेशन मुझे मल्टीपल सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने एफआईआर में झोल छुड़वाए हैं। और एक और बड़ी अजीबोगरीब हरकत की, एक एसएचओ को भिजवा दिया आधी रात को कि जाके जज को उठाओ, खवातीन का फटाफट दफ़ा 164 का बयान ले और खवातीन को हम निकालें इस मुल्क में से, क्योंकि एम्बेसी का दबाव भी आ रहा था कि जितनी जल्दी होता है खवातीन को पाकिस्तान से बाहर निकालें। अब जनाब वो एसएचओ उठता है, वो मुंह उठा के सीधा फरहाद जो है वो पहुंच जाता है जज साहब के अपार्टमेंट में। वो अपनी फैमिली के साथ अंदर सो रहे हैं। ये रात कोई 1:30-2 बजे के बीच में ये एसएचओ वहां पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है और जज साहब को देख के पहचानता भी नहीं है। वो स्लीपिंग ड्रेस में बेचारे, आपको निकर पहनी होगी या कुछ और पहना होगा या धोती पहनी होगी, जज साहब जैसे भी थे। इन्होंने जाके वहां पर रोला डाल दिया, जज साहब चलें जी चले, कपड़े पहने, डीआईजी से बात करें, आप चले बयान करवाने हैं। जज साहब को गुस्सा चढ़ गया। जज साहब ने सुबह आके अदालत में पहुंचे जब सुबह, तो जजों ने हड़ताल कर दी, मजिस्ट्रेट्स ने। उन्होंने कहा जी ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारी हरकतें कौन सी है? पहले तुम लोगों के घरों में घुसते थे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते थे, अब तुम जज के घर में घुस गए हो। वो एसएचओ घुस गया 2 कांस्टेबल लेकर। तो डीआईजी ने कहा जी अच्छा मैं मुतमईन करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, कामरान फैसल ने, और उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा नहीं मुअत्तल कोई नहीं, इसके ऊपर पर्चा दर्ज करो, ये मेरे घर के अंदर घुसा। तो फिर जनाब एसएचओ के ऊपर 452 का और 512 बी का जो है वो मुकदमा मुस्तफाबाद थाने में दर्ज कर दिया गया, जहां पे जज साहब का अपार्टमेंट था। तो अब ये नादरीन कार्रवाई पुलिस ने डाली कि आधी रात को जज को उठा के लाओ ताकि हम फटाफट खवातीन के अपनी मर्जी के 164 के बयान करवाएं और बस निकालें, सारा मामला इधर रफा दफा करें। एक तो ये कार्रवाई डाली गई, वो उल्टी पड़ गई, जज खड़े हो गए और जजों ने स्टैंड ले लिया। फिर इन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी, मुअत्तल भी करना पड़ा, मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा, लेकिन मामला आया गया, हो जाएगा। ये एसएचओ को कुछ नहीं होगा, डीआईजी साहब इसको बचाएंगे। जिनके कहने पे डीआईजी के और एसएसपी के कहने के ऊपर उन्होंने ये सारा काम किया, तो इनको बचाया भी जाएगा, उनकी जिम्मेदारी है। अब नादरीन मामला एक एफआईआर का है। एफआईआर के ऊपर अगर आप देखें तो एफआईआर में 2 चीजें बड़ी अहम है। नंबर 1, बॉस का नाम नहीं है कहीं पे कि बॉस कौन है। वो खवातीन कहती हैं जी एक बॉस है जो एक और आदमी है, लेकिन बॉस कौन है पुलिस ने अभी तक नहीं बताया। पुलिस को चाहिए था ना कि जो बंदे पकड़े हैं उनको मार कूट के चपेड़े मार के पूछे कि भी बताओ बॉस कौन है, किसी भी तरीके से पूछे, बताओ भी बॉस कौन है, उसका नाम लो, कौन है वो बंदा जो इतना ताकतवर है जिससे सारे डर रहे थे तुम लोग, बताओ कौन है बॉस, कैसी उसकी शक्ल है, और उसकी तस्वीर लेके फिर दिखाते खवातीन को, वहां से पूछते जी यही है, वो कहती हाँ यही है, लेकिन ये काम हम कर देंगे। वो खवातीन बाहर ही आएंगी दुनिया में कहीं ना कहीं, तो हम उन्हें वो तस्वीर दिखा देंगे बॉस की, क्योंकि बॉस कौन है वो मैं आपको आइडिया हो जाएगा। अभी नाम मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा बॉस कौन है। तो नादरीन ये जो रज़ादार है इसके बारे में वहां पे एक जुमला लिखा गया, ओनली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि इसने सिर्फ धमकाया, जानबूझकर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया ताकि तशद्दुद और जबर में से और जो बाकी जुल्म और ज्यादती है उसमें से इसको निकाला जा सके। 4-5-6 दिन गुजर जाएंगे तो हम तुझे भी निकाल लेंगे, जैसे हमने जज मोहम्मद आसिफ के बच्चों को निकाला था। तो नादरीन ये लड़कियां जो हैं वो हर चीज़ अपने घर वालों से शेयर करती थी, इसकी वजह से इनकी बचत हुई है। फिर इसके घर वाले जो हैं वो पीछे तक पहुंचे और उन्होंने लड़कियों को बाजियाब करवाने के लिए पुलिस को जो उनके पास सपोर्ट थी उन्होंने दी। अब लड़कियों ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया, एम्बेसी का दबाव था कि फौरी तौर पर इनको निकाला जाए। लड़कियों ने एक दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया, और ये बयान आप याद रखिएगा, दफ़ा 164 होता है कि जो आपके ऊपर बीती है ना, आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर हल्फन आप वो बयान दे देते हैं, आप बता देते हैं कि जनाब ये हुआ है, असल हकीकत ये और ये मेरे साथ किया गया।
और ये बयान बड़ी अहमियत रखता है किसी भी मुकदमे में। तो दफ़ा 164 का बयान लड़कियों ने रिकॉर्ड करवाया सगीर अहमद मजिस्ट्रेट साहब के सामने, लेकिन दफ़ा 164 के बयानात को सील कर दिया गया। ये नहीं होता, दफ़ा 164 का बयान सील नहीं हुआ करता, लेकिन इस दफ़ा 164 के बयान को सील कर दिया गया। क्या वजह है? वजह क्या है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? किसका नाम बचाना चाहते हैं? किसको सामने लाने से आप डर रहे हैं? ये सवालात उठाए जाने चाहिए और हम सबको उठाने चाहिए। और मैं लाहौर के जो सहाफ़ी हैं उनसे मैं सिर्फ एक दरखास्त करता हूं, मेरे बड़े शानदार जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं अशफाक साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमारे हाई कोर्ट के सदर भी थे पहले, अभी भी शायद वही होंगे, मैं माजरत चाहता हूँ अगर अभी भी है तो मैं भूल गया। लेकिन अशफाक भाई ने अली डार का नाम लिख दिया, जो इसाक डार का बेटा है, शायद गलती से लिख दिया होगा। अली डार का नाम एक ट्वीट में पढ़ रहा था, ये मेरे सामने पड़ी हुई है, यहाँ पे उन्होंने अली डार लिख दिया एक जगह पे। तो ये मैं पढ़ता हूँ आपको जुमला, मुतासिरा खवातीन गैर मुल्की हैं, अली डार का मुकदमे में नामजद किया प्रोसिक्यूटर। तो अली डार का नाम गलती से शायद उन्होंने लिख दिया। लेकिन बॉस कौन है? ये कौन है बॉस? ये बॉस बहुत ताकतवर है और ये बॉस इन सारों को डील कर रहा था। ये सारे उससे डरते थे और उससे मगलूब रहते थे, ये खवातीन ने बताया है। अब दफ़ा 164 का बयान जो है उसको सील कर दिया गया, बिल्कुल वैसे जैसे वॉल्यूम 10 JIT का सील कर दिया गया था। जब पनामा की एक JIT बनी थी और उन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम्स बनाए थे, तो उसमें वॉल्यूम 10 को सील कर दिया गया था कि इसको नहीं खोला जाएगा, क्योंकि अगर इसको खोल दिया तो बड़े बड़े शुरफा के नाम बाहर आ जाएंगे। तो ये जनाब जो 164 का बयान है, दो खवातीन का, और ततीमा बयान, ये भी याद रखिएगा, ततीमा बयान भी पुलिस ने खुद ही मैनेज किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। और मेरी जो रिपोर्टर्स हैं लाहौर के, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं खासतौर पे, उनसे गुजारिश है कि वो चेक करें कि ये जो बंदे अदालत में पेश किए गए ये वही बंदे हैं, सिर्फ चेक कर लें, मैं और कुछ नहीं कह रहा। इसकी तस्दीक ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखें वहाँ पे जो मुद्दई है वो मौजूद नहीं थी, विक्टम्स जो दोनों खवातीन हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, और बाकी कोई पहचानता नहीं था कि ये बंदे कौन हैं। ये आया सरकारी मुलाजिम है, कहीं से पकड़ के किराए के बंदे ले आए हैं, या ये वही मुल्जिमान हैं जिन्होंने एक्चुअली खवातीन का रेप किया और जुल्म किया। देखिए रजा का तो अब सबको पता है ना, क्योंकि उसका नाम सामने आ गया, बाहर निकल कर आ गया, और रजा की गिरफ्तारी भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुई है। रजा की गिरफ्तारी के लिए ये एक ASP है जिसको भेजा गया, और ये ASP फजलुर रहमान साफ़ी, इसको जनाब हुक्म दिया गया कि अगर आपने रजा को गिरफ्तार करना है तो सादे कपड़ों में जाना, कोई डाले शाले नहीं जाएंगे, कोई पुलिस की नफरी नहीं जाएगी, खामोशी से आओ और लड़के को लेकर चले जाओ। और एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि रात 2 बजे के आसपास जब रजा को गिरफ्तार करके लाया गया पुलिस स्टेशन में, तो रात 2 बजे के आसपास रजा पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं था, या कम से कम लॉकअप्स के अंदर मौजूद नहीं था। अगर पुलिस को लगता है वो वहां पे था तो फुटेज जारी करें, दिखाएं हमें कि वो कहां पे था और किस तरह उसको रखा है। तो रजा को फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसको इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से रखा जा रहा है, उसको मुजरिमों में नहीं रखा जा रहा, क्योंकि देखें लोड शेडिंग बहुत हो रही है लाहौर में, तो लॉकअप के अंदर बंद लोग तो उबल रहे हैं बेचारे, उनकी बुरी हालत है। तो अब रजा को तो नहीं ना, रजा डार कोई साग डार का नवासा हो तो उसको तो नहीं ना इस तरह रख सकते जैसे आम मुजरिमों को रखते हैं, और बॉस का नाम भी बाहर नहीं ला सकते जैसा कि आम मुजरिमों को लेकर आते हैं। क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म के साथ जुड़ी हुई हैं तस्वीरें, उन खवातीन ने अपने बयानात के अंदर बताया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ने हमें दिखाया, हमें इन्होंने दिखाया कितने बड़े बड़े लोगों के साथ इनके ताल्लुकात हैं। इस बुनियाद पर इन्होंने कहा जी आप आ जाएं, बड़ी अच्छी सरमायाकारी है, बहुत मुनाफा आप कमाएंगे, आए बहुत बड़ी कंपनी है, क्रिप्टो में आके इन्वेस्ट करें। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के नाम लिया, इलोन मस्क का नाम ले लिया पकड़ के। तो वो खवातीन ने वो हर चीज़ वहाँ पे बयान की है, लेकिन तमाम चीज़ों को छुपाया जा रहा है। एक तो FIR के अंदर बहुत ज़्यादा झोल छोड़ा गया, दूसरा याद रखिएगा कि जो 164 वाले बयानात हैं उनको सील कर दिया गया, तीसरा ये जो बंदे अदालत के अंदर पेश किए गए हैं इनकी शनाख्त के ऊपर मैं सवालिया निशान उठा रहा हूँ। और हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, क्योंकि देखें ना शनाख्त तो बता ही नहीं रही है, नाम लेना, बताएं कौन बंदा है, कहाँ का रहने वाला है, उसका आगा पीछा क्या है, वो क्या काम करता है, ऐसा तो कुछ नहीं बता रहे। सिर्फ एक बंदे के बारे में मालूमात वापस आई हैं, तो ये बाकी लोग कितने बाअसर हैं और ये बाकी लोग इसमें क्या कर रहे हैं। इसमें जो है ना वो मामला 2 ऑफिसर की तरफ जाता है, एक फैसल कामरान, क्या वो इंसाफ होने देंगे, दूसरा ज़ीशान रजा जो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर हैं, लाहौर को कंट्रोल करते हैं। तो ज़ीशान रजा साहब और फैसल कामरान, इन 2 लोगों ने इंसाफ होने देना है या नहीं होने देना, इस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये एक तस्वीर बाहर आई है लड़कों की, इनके मास्क उतरवाए गए अदालत में, और ये तस्वीर भी अदालत के अंदर से किसी सहाफ़ी ने नहीं खींची, किसी पुलिस वाले ने नहीं खींची। मुझे खुशी है कि जुडिशरी में इतनी जान तो बाकी है कि वो कम से कम चीज़ों को एक्सपोज करना चाहते हैं। तो ये जो मुल्जिमान जिनकी तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें और बॉस की तस्वीर इन खवातीन को ज़रूर दिखाई जाएगी और इनसे पूछा जाएगा कि पहचानिए कि क्या यही वो लोग हैं। और जैसे ही कन्फर्मेशन आएगी तो आपको लग पता जाएगा ये कितना बड़ा जुर्म और जुल्म हुआ है और कौन लोग इसके पीछे हैं। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखें मरियम नवाज़ का स्टेटमेंट पढ़ के ना तो मैं भी परेशान हो गया था कि कहना जैसे वाक़यात होते हैं तो मुझे रात को नींद नहीं आती। कहना में एक गरीब आदमी था, उसको रेडी नहीं दी मरियम नवाज़ की हुकूमत ने,
और वो बहुत ही गरीब था, उसकी छत कच्ची थी, उसकी बीवी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, छत गिर गई, बीवी भी जख्मी हो गई, बच्चे फौत हो गए। बहुत अफसोसनाक और तकलीफ देह वाक़या है। मरियम नवाज को नींद नहीं आती, जिम्मेदार कौन है? अभी आज ये 40 लोग जोब रोड के ऊपर, पूरी बस गिरी है, उसमें 40 लोग जहां बहक हो गए, सफर करने के लिए जा रहे थे 40 लोग, जोब रोड बलूचिस्तान। हुकूमती नाअहली है ना, दूसरे वाक़े में भी हुकूमती नाअहली है, लेकिन जो असल जुल्म और जबर हुआ लाहौर के अंदर, उस पर मोहतरमा को नींद आ जाती है, उस पर ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई बातचीत। सीसीडी से मैं पूछना चाहता हूं कि यार तुम लोग तो नेफे में पिस्तौल लेके फिरते हो, यानी सीसीडी का पिस्तौल गरीब के नेफे में ही चलता है, कमजोर के नेफे में ही चलता है। ताकतवर मुजरिम आ जाएगा तो सीसीडी का पिस्तौल जो है वो वहां पे नहीं चल सकता, ताकतवर के नेफे में। वहां पे तुमसे फुल फ्राई या हाफ फ्राई नहीं होता ना, गरीब आदमी है चाहे मुजरिम है, तो वहां पे आप लोग कर देते हैं कार्रवाई अपने नंबर पूरे करने के लिए। लेकिन जहां अमीर आदमी आ जाता है वहां पे तुम लोग बन जाते हो चापलूस। तो नाज़रीन, मेरी ये गुजारिश है, ये कोई पाकिस्तान की शक्ल या पाकिस्तान का असल चेहरा नहीं है। हम इतने बुरे लोग नहीं हैं, ये हमारे हुक्मरान बड़े बेगैरत और बेशरम लोग हैं, और इनको लाने वाले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले उनसे बड़े बेशरम लोग हैं, जिन्होंने लाके इनको कौम के ऊपर मुसल्लत किया।